हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन गॉस लॉ का एप्लीकेशन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। उसमें अपन को निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन सिमेट्रिक केसेस। डायरेक्शन आपको अपने लॉजिक से निकालना होगा। गॉस लॉ विल हेल्प यू इन फाइंडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओनली। तो एप्लीकेशन नंबर 4, एप्लीकेशन नंबर 4 to find magnitude of electric field intensity in symmetric cases. तो पहला केस अपन लेते हैं नियर ए पॉइंट चार्ज Q at distance R। तो इस पॉइंट चार्ज Q के पास डिस्टेंस R, तो रेडियस R लेकर हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, यह है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब गॉस लॉ कहता है नेट फ्लक्स कमिंग आउट इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। तो ये फ्लक्स कैलकुलेट करना है कि इससे कितना आ रहा है भार। देखिए, ये है रेडियल डायरेक्शन, रेडियस वेक्टर। यहाँ पर हमने एक एलिमेंट लिया, तो उस एलिमेंट का एरिया है dA और उसकी डायरेक्शन भी यही होगी। आउटवर्ड नॉर्मल पॉजिटिव लेते हैं। इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे एलिमेंट जैसे फुटबॉल के ऊपर छोटे छोटे पैचेस होते हैं ना, तो वैसे अपन एलिमेंट ले रहे हैं। तो डी फाई कितना होगा, ई डॉट डी ए, यहाँ पर जो भी ई है। अब ई की डायरेक्शन कैसी होगी, तो देखो पॉइंट चार्ज से रेडियली अवे ऐसी ई की डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। तो ये हमें पता है। सिमेट्री से हम कह सकते हैं कि भाई इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी अगर आप कल्पना कर रहे हो ऊपर की तरफ, तो फिर कल्पना आप नीचे की तरफ भी कर सकते हो। इसका मतलब कि ना ऊपर होगी ना नीचे होगी, क्योंकि अगर ऊपर होगी तो फिर नीचे क्यों नहीं होगी, तो फिर किधर होगी, तो ये ऐसे रेडियली अवे होगी। ऐसा लॉजिक बिठाया तो ये हर जगह पे काम करेगा लॉजिक। तो जो रेडियल वेक्टर है और जो डी ए वेक्टर है, तो रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन में ही यहाँ ई वेक्टर भी होगा। तो डी फाई हो जाएगा E इंटू डी ए इंटू कॉस जीरो। तो डी फाई हो गया E इंटू डी ए। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स के लिए E चूँकि सेम डिस्टेंस है तो सब जगह मैग्नीट्यूड तो सेम ही आना है, और इंटीग्रल डी ए करोगे तो डी ए ऐड होके पूरा सरफेस एरिया बन जाएगा स्फेरिकल शेल का। तो वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और गॉस लॉ से ये किसके बराबर है, नेट चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। तो ई का मैग्नीट्यूड आ गया कितना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर। और डायरेक्शन गॉस लॉ नहीं बता रहा, वो तो हम समझते हैं कि डायरेक्शन रेडियली अवे होगी। तो फाइनल एक्सप्रेशन हम लिखेंगे कि ई वेक्टर जो है वो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर, और डायरेक्शन आर कैप, और एक एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट है इन्फाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, लाइन चार्ज बोलते हैं उसको। तो नेक्स्ट केस है लॉन्ग या इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर और उसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर ऐसा दे रखा है। तो इससे अपने को एट ए डिस्टेंस r फाइंड करना है E, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर ऐसा मैंने इमेजिन किया, इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है और चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा कूलम पर मीटर है। ये इन्फाइनाइट तक गया है। अब इसके पास रेडियल डिस्टेंस r पर इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो डायरेक्शन आपको लॉजिक से लगाना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या होगी। तो आप इमेजिन करिए कि ऐसा r रेडियस का एक सिलेंडर है, ये हमारी गॉसियन सरफेस है और इसकी लेंथ है मान लीजिए L। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस बन गया, क्लोज सरफेस है सब तरफ से। अब इस पॉइंट P पर इस पॉजिटिव चार्ज से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। वही लॉजिक लगाएंगे, ना तो ऊपर होगी ना नीचे होगी। ऊपर होगी तो नीचे क्यों नहीं होगी, तो फिर तो इधर ही होगी। तो ये हमारा वेक्टर E का डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो इसका क्लोज्ड गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं। एक फेस तो ये है, एक फेस ये है पाई आर स्क्वायर वाला, और एक फेस ये वाला है, ठीक है ना। तो इसको हमने कहा ये फेस 1 है, ये फेस 2 है और ये फेस 3 है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे रेडियली अवे आ रही है। तो 1 और 2 के टेंजेंशियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है ये, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, 3 फेसेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स। और ये होगा नेट चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ φ1 कितना है, तो ये चूँकि E और एरिया वेक्टर A के बीच में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ E ऐसे टेंजेंशियल टू दिस फेस हॉरिजॉन्टल, और एरिया वेक्टर इसके लिए कैसा होगा, इसके लिए एरिया वेक्टर ऐसा परपेंडिकुलर हो जाएगा आउटवर्ड, और इसके लिए नीचे वाले के लिए एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा आउटवर्ड नॉर्मल कहलाऊँ। तो ये φ1 0 हो गया और इसी प्रकार से φ3 भी 0 हो गया। तो बचा सिर्फ φ2 निकालने के लिए अपन ने इंटीग्रेशन की टेक्निक लगाई कि अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग डायरेक्शन है। तो यहाँ पर अपन ने एक एलिमेंट लिया और इस एलिमेंट का एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल के लॉन्ग ऐसा dA होगा, जो कि E की डायरेक्शन में ही है dA वेक्टर। तो इंटीग्रल d फाई
हर एक एलिमेंट पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चूँकि रेडियल डिस्टेंस यहाँ पर इस कर्व्ड सरफेस पर सब सेम है r, तो मैग्नीट्यूड सब जगह सेम रहेगी और एरिया dA और एंगल बिटवीन E एंड DA 0, तो phi2 हो जाएगा E इंटीग्रल DA। अब देखिए कर्व्ड सरफेस पर DA सारे ऐड करेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा कितना, 2πRL, तो ये हो जाएगा E इंटू 2πRL। और इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, तो लेमडा कूलम पर मीटर इंटू लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, तो लेंथ अपन ने L मानी है, तो इसके अंदर जो चार्ज होगा लेमडा इंटू L, तो इससे E का एक्सप्रेशन आया लेमडा, L से L कैंसिल हो गया, अपॉन 2πε0 R, तो इसको हम 1/4πε0 को अगर K कहें तो 2K लेमडा अपॉन R ऐसा लिख देंगे। और डायरेक्शन तो हम पहले से जान रहे थे, वो रेडियली अवे होगा, तो मैग्नीट्यूड होगी 2K लेमडा अपॉन R और डायरेक्शन होगा R कैप। मतलब अगर R बढ़ेगा तो E कम होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। इसका ग्राफ अगर बनाएं, रेडियल डिस्टेंस R के साथ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E किस प्रकार से बदल रहा है, तो अगर वायर के बहुत पास जाओगे तो चार्ज के पास में तो इन्फाइनाइट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और E इंटू R कॉन्स्टेंट है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि यहाँ E प्रोपोर्शनल टू 1/R है। ऐसा इसका ग्राफ बन जाएगा। तो आपको समझना ये है कि आपको ये जो गॉसियन सरफेस है पहले ये डिफाइन करना ज़रूरी है। जब आप सब्जेक्टिव CBSE या आपका बोर्ड एग्ज़ाम कोई भी हो जो दे रहे हैं, उसमें फिर phi1 phi2 phi3 की वैल्यू अलग अलग निकालना ज़रूरी है। डायरेक्ट नहीं लिख देना है कि रटा हुआ था तो लिख दिया अपन ने, और फिर बताना है कि टोटल फ्लक्स जो है वो phi1 तो 0 है, phi3 भी 0 है, जो भी कुछ है वो phi2 है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो बस phi2 के बराबर होगा। इसलिए हमने इसको Q/ε0 से इक्वेट किया। इस तरह से पूरा सिस्टमेटिक आंसर तक लाके दिखाना है। चलिए नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस लीजिए, नियर इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन लेयर ऑफ चार्ज, जिसको इनफाइनाइट शीट बोलते हैं। तो ऐसा उसका बॉर्डर तो हमें पता नहीं इनफाइनाइट पर कैसा दिखता होगा, पर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हमें दी हुई है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसके पास किसी पॉइंट पर E निकालना है, तो मैंने इसको ऐसा बना लिया, ये इनफाइनाइटली लार्ज है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब इसके पास इस पॉइंट पर निकालना है E का मैग्नीट्यूड। तो हमने क्या करा कि यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन किया। ये जो πr² एरिया है ना, इसका एरिया हमने लिखा ये A है, तो ये वाला एरिया भी कितना हो जाएगा A।
आउटवर्ड नॉर्मल पॉजिटिव होता है तो एरिया वेक्टर ऐसा हो गया, यहाँ भी आउटवर्ड टू दिस गॉसियन सरफेस ये एरिया वेक्टर हो गया। गॉस लॉ लगाना है तो 3 फेसेस हैं इसके, एक तो एक कर्व्ड सरफेस, एक इधर का पाई आर स्क्वायर वाला, एक इधर का पाई आर स्क्वायर वाला। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, तो सिमेट्री से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा अवे फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज शीट ऐसा आएगा, और इधर इस डायरेक्शन में आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना। तो टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ये हो जाएगा φ1 + φ2 + φ3, और ये है नेट चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय ε0। तो ये जो 1 है ना, इसका तो टेंजेंशियल है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो φ1 जो है वो इसके ऊपर जब भी आप एरिया वेक्टर इमेजिन करोगे, छोटा सा सिलेंड्रिकल आपने एक एलिमेंट लिया तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो उसकी डायरेक्शन रेडियली ऐसा अवे ऐसी होगी, ये डी ए वेक्टर है। तो जब आप φ1 निकालोगे तो आप इंटीग्रेट करोगे E × DA × cos 90, क्योंकि E तो यहाँ से रेडियल डिस्टेंस सेम होने के कारण मैग्नीट्यूड E का सेम रहेगा। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन यहाँ पर E का हम पहले से समझ चुके हैं, ऐसा है टेंजेंशियल, और जो एरिया वेक्टर है वो है नॉर्मल के अलॉन्ग, तो ये 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार से φ2 और φ3 भी निकालेंगे, तो चलिए वो भी निकालिए। φ2 क्या होगा, तो इसमें यहाँ पर E और A के बीच में एंगल हमेशा सेम है, E dA cos 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये E और इंटीग्रल dA बन जाएगा E × एरिया A, और जितना φ2 है उतना ही φ3 है, दोनों केस में ये सेम आ रहा है। तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ, φ1 + φ2 + φ3, और ये है नेट चार्ज इनसाइड। तो नेट चार्ज इनसाइड कितना होगा, तो ये जो शीट है इसका ऐसा एरिया इस सिलेंडर के अंदर इंटरसेप्टेड है, ऐसा गया हुआ सिलेंडर, यहाँ पर जो एरिया है ना, एरिया कितना है A, और चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो चार्ज इंटरसेप्टेड अंदर हो जाएगा सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर इंटू एरिया इन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ε0। तो E का मैग्नीट्यूड कितना आया, σ/2ε0। इस तरह से हमने बताया कि इस शीट के पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि उसका डिस्टेंस से कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, बस ये कि वो पॉइंट आसपास ही होना चाहिए जिससे कि अपन इस शीट को वेरी लार्ज इमेजिन कर सकें विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द शीट। तो E यहाँ पर यूनिफॉर्म हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट केस। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं सिलेंडर, यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर और स्फीयर। तो उसको पढ़ने के पहले, गॉस लॉ अप्लाई करने के पहले शेल थ्योरम हम पढ़ते हैं। शेल थ्योरम का गॉस लॉ से कोई रिलेशन नहीं है, पर हमें शेल थ्योरम की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए शेल थ्योरम क्या कहती है। शेल थ्योरम कहती है कि E inside a uniformly charged spherical shell is 0।
और इसको कैसे प्रूव करें, तो देखिए यहाँ पर एक ऐसा स्फेरिकल शेल कंसीडर करिए। इसके अंदर कोई पॉइंट कंसीडर करिए। ज़रूरी नहीं कि वो सेंटर पर ही हो, कहीं भी हो सकता है। तो मैंने सेंटर से हटाने के लिए बिल्कुल अलग थलग सा यहाँ पे ले लिया, ठीक है। चलिए, सेंटर पे नहीं है, सेंटर पे तो E0 हो गई भाई, यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, तो सेंटर पर तो हर एक चार्ज एलिमेंट से उसकी डिस्टेंस सेम है, तो सेंटर पर तो E0 हो गई। तो मैंने सेंटर से दूर कहीं एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया। अब देखिए थोड़ा बड़ा बनाया मैंने, लेकिन आपको दिखे इसलिए कि ये जो सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा स्फेरिकल सरफेस, ये बहुत छोटा है, ओमेगा। ओमेगा कैसा है? सॉलिड एंगल टेंडिंग टू 0, और उसके सामने ये भी ओमेगा। ये वाला रेडियस R1 और ये वाला एरिया dA1 स्फेरिकल एरिया। इसी प्रकार से यहाँ पर ये स्फेरिकल एरिया dA2 और ये रेडियस R2, और ये है हमारा पॉइंट P, ठीक। ये सॉलिड एंगल दोनों तरफ बराबर होंगे परंतु रेडियस अलग अलग, रेडियल डिस्टेंस अलग अलग होने के कारण ये एरियाज़ अलग अलग होंगे। अब यहाँ पर जो चार्ज होगा, तो मान लीजिए कि ये सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर का यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है इस स्फेरिकल शेल पर। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो चार्ज कितना होगा? वो होगा dQ1 इज इक्वल टू एरिया इंटू चार्ज डेंसिटी। इसी प्रकार से यहाँ पर ये छोटे से पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा, और पॉइंट चार्ज कितना होगा? dQ2 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू dA2। अब इस dA1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसी आएगी, अवे, पॉजिटिव चार्ज है तो। और इस dA2 के कारण यहाँ P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आएगी ऐसी, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज। तो ये है E1 ड्यू टू dA1 dQ1 जो कह लो, और इसके कारण इधर ये है E2। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल प्रूव कर दिया जाए तो इसका मतलब होगा कि पॉइंट P पर E0 है, और ऐसा कोई भी पॉइंट P अंदर ले सकते हैं। और इस प्रकार के जो ये एलिमेंट है ना, कि इस वाले एलिमेंट ने इस वाले एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट किया, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट बना सकते हैं अपन। एक इधर बनेगा तो एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा तो एक इधर बनेगा, इस टाइप से वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो हमने कहा कि टू शो दैट E1 इज इक्वल टू E2, तो E1 इस चार्ज dQ1 के कारण है, और ये डिस्टेंस, ये एंगल बहुत छोटा है, तो ये R1 ही लेके चलेंगे और ये पॉइंट चार्ज के रूप में कंसिडर करेंगे। तो ये हो जाएगा dQ1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 स्क्वायर, और उसके कारण dQ2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 स्क्वायर। तो देखो इसमें क्या क्या हमने अज्यूम कर लिया। पहली बात तो सॉलिड एंगल बहुत छोटा है, तो ये जो सरफेस एरिया ये बहुत छोटा है, ये dA1 है टेंडिंग टू 0, और इसको हम एक पॉइंट चार्ज के रूप में यहाँ पर मान सकते हैं, छोटे से सरफेस एरिया के ऊपर रखे हुए चार्ज को। और ये जो डिस्टेंस है, तो चाहे ये डिस्टेंस लो, चाहे ये डिस्टेंस लो, चाहे ये डिस्टेंस लो, ये सब R1 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 ही मानी जाएगी, हाँ कि ना? क्योंकि ये एंगल ही बहुत छोटा है ना, तो ये बीच वाली डिस्टेंस होनी ज़रूरी नहीं है, ये सब ये R1 ही
हो जाएगी। अब dq1 की वैल्यू रखी तो ये हो जाएगा सिग्मा dA1 अपॉन 4πε0 R1 स्क्वायर। इसी प्रकार से dq2 की वैल्यू रखी सिग्मा इंटू dA2 अपॉन 4πε0 इंटू R2 स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि ये सॉलिड एंगल क्या होता है, स्फेरिकल एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो हमने इस स्फेरिकल एरिया को रेडियस R1 का स्फेरिकल सरफेस माना। ये अप्रॉक्सीमेशंस चल रहे हैं सारे। उसकी कंडीशन ये है कि ये एंगल बहुत छोटा है, तो ये सब बातें यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो ये जो सॉलिड एंगल है ओमेगा को रिप्रेजेंट करेगा, और इसी प्रकार इधर भी ये ओमेगा हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने प्रूव किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं प्रोड्यूस ड्यू टू दीज अपोजिट एलिमेंट्स, ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन है, देयरफॉर E ड्यू टू दीज टू एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इज 0। और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट अपन कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार से एक एलिमेंट ये ले लिया, एक एलिमेंट ये ले लिया, ये इसके इफेक्ट को आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट तो सारे कवर कर लें तो कुल मिलाकर E 0 आती है। ठीक है, इसी प्रकार से यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो सिलेंड्रिकल शेल इन्फाइनाइटली लॉन्ग, उसके अंदर किसी भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। तो इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंड्रिकल लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेल, इन्फाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेल E is 0। तो यहाँ हमने एक शेल इमेजिन करी रेडियस R की, और इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, ऐसी चली जा रही है इन्फाइनाइट तक। अब साहब इसके अंदर कोई एक पॉइंट है P नॉट ऑन द एक्सिस, और यहाँ बताना है कि E 0 है। तो इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको इमेजिन करो सिलेंड्रिकल शेल को कि ये इन्फाइनाइट वायर्स से मिलकर बनी है, स्ट्रेट वायर्स, और उन वायर्स के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और सम टोटल 0 बता दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसका क्रॉस सेक्शन लिया, ऊपर से देखा तो क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, गोल सर्कुलर। और ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर्स ऐसे जा रहे हैं, पॉइंट P कहीं यहाँ है। तो हमने उसी प्रकार से दो एलिमेंट कंसीडर किए, और ये जो प्लेन एंगल है थीटा, ये कैसा है, थीटा टेंडिंग टू 0 है, थीटा टेंडिंग टू 0 है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा थिक वायर, और यहाँ पर भी एक थोड़ा सा थिक वायर। देखो भैया, थीटा टेंडिंग टू 0 है, तो ये दिखने में इतना बड़ा बना रहा हूँ मैं आर्क, लेकिन ये बिल्कुल पॉइंट
साइज़ का हो जाएगा, देखेंगे अपन तो सर्कल के ऊपर पॉइंट साइज़ का हो जाएगा ये, क्योंकि थीटा कैसा है, टेंडिंग टू 0, बहुत ही छोटा। तो ऐसे समझो कि ये अपन ने यहाँ ऐसा थिन पार्ट ऑफ सिलेंडर, ये जो स्लाइस है ना, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ, तो यहाँ रेडियस कुछ मान लो, तो इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2, तो ये एंगल थीटा मल्टीप्लाइड बाय रेडियस से लेंथ ऑफ आर्क R2 इंटू थीटा ऐसी आ जाएगी, और यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क R1 इंटू थीटा आ जाएगी। ठीक है, अब ये वायर है, वायर, तो इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर के पास 2k लेमडा अपॉन आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, एंड अवे, तो ये ऐसा वायर है पूरा इन्फाइनाइट लेंथ का, आधा इधर और आधा बोर्ड के पीछे। इसी प्रकार से ये भी एक वायर है, तो उस वायर पर चार्ज पर यूनिट लेंथ हमें चाहिए होगी 2k लेमडा अपॉन आर में रखने के लिए, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ हमने मान ली कि यहाँ पर लेमडा 1 है और यहाँ पर लेमडा 2 है, ऐसा हमने मान लिया कि ये भी एक वायर है और उसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा 2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले 1 के कारण इधर आएगी, रेडियली अवे E1, और 2 के कारण इधर आएगी 2 से रेडियली अवे। तो ये E1 इक्वल टू E2 अगर हम प्रूव कर दें, अब E2 मैंने इधर लिख दिया, ये वाला E2 है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन तो समझ में आ रही है, मैग्नीट्यूड इक्वल बताना है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि E1 इक्वल टू E2, ये हमें प्रूव करना है। टू प्रूव, तो E1 कितना है, 2k लेमडा 1 अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है R1, और उधर से 2k लेमडा 2 अपॉन R2। अब लेमडा 1 कैसे लिखें, ये जो वायर है इसकी चार्ज पर यूनिट लेंथ कितनी होगी, तो आप देखिए यहाँ पर मैंने एक L लेंथ का वायर इमेजिन किया, इस एलिमेंट का लेंथ L का एक टुकड़ा, ये जो आर्क लेंथ है ना, ये कितना है, तो ये आर्क लेंथ है R इंटू थीटा, एक तरफ से इधर R1 थीटा होगा, दूसरी तरफ इसके अपोजिट उधर R2 इंटू थीटा होगा। तो इस पूरे एलिमेंट पर चार्ज कितना है, मैंने कहा मान लो कि चार्ज है Q, कितना होगा चार्ज, तो चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर इनटू इतने पार्ट का एरिया। इस पर चार्ज मेरे को लिखना है, इस पर चार्ज मैंने Q कहा है, तो ये हो जाएगा एरिया कितना होगा, L तो लेंथ हो जाएगी और ये R थीटा, तो इधर अगर चार्ज Q1 है तो मैंने इसको Q1 को लिखा ये R1 थीटा ऐसा लिख लूँगा। तो इस वायर पर चार्ज पर यूनिट लेंथ कितनी आएगी, सिग्मा इंटू R1 थीटा,
इसी प्रकार से इधर वाला, ये वाला जिसकी लेंथ कितनी है r2 थीटा, वहाँ पर भी ऐसी स्ट्रिप बनाएंगे अपन। तो वहाँ क्या लिखेंगे कि Q2 जो है उधर वो है चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। तो ऐसा ही एरिया वहाँ पर भी कंसिडर किया अपन ने, जिसकी लेंथ है L और उसकी विड्थ होगी R2 इंटू थीटा। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ वहाँ पर सिग्मा इंटू R2 थीटा ऐसी आ जाएगी। इसको मैं कह रहा हूँ लेमडा 2 और इसको मैं कह रहा हूँ लेमडा 1। तो इस एलिमेंट पर ये थिन है, ये थिन वायर जैसा बिहेव कर रहा है। तो लेमडा 1 अपॉन R1 की वैल्यू सिग्मा थीटा आ गई। तो मैं यहाँ इसको सिग्मा थीटा और उधर भी लेमडा 2 अपॉन R2, लेमडा 2 अपॉन R2 को सिग्मा थीटा लिख सकता हूँ। तो इससे मैंने ये प्रूव कर दिया कि मैग्नीट्यूड में भी E1 और E2 इक्वल हैं और डायरेक्शन में तो अपोजिट हैं ही। एक नीचे ये था स्ट्रेट इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ऐसे ऊपर भी एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उससे 2k लेमडा बाई r इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट हो रही है। और लेमडा निकालने का तरीका कि उस वायर पर, जो भी वायर आपने माना थिन एलिमेंट वायर माना, उसके पर यूनिट लेंथ चार्ज कितना है, उसका लेमडा कितना है। तो अपन ने उस वायर पर, उस एलिमेंट पर L लेंथ का एक टुकड़ा लेकर उस पर चार्ज लिखा Q। कैसे लिखेंगे? चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया। एरिया कितना होगा इसका? तो ये तो लेंथ हो गई L और ये विड्थ कितनी होगी? ये विड्थ आर्क लेंथ के बराबर है। R1 थीटा से चार्ज Q1 आया तो Q1 अपॉन L से लेमडा 1 आया और ऐसे लेमडा 2 आया। तो हमने दो बातें सीखी क्या, कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल हो तो उसके अंदर किसी भी पॉइंट पर E0 होता है। ऐसे ही एक यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फाइनाइटली लॉन्ग हॉलो सिलेंडर है, उसके अंदर भी E0 होता है। इसका अपन आगे इस्तेमाल करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है लॉन्ग, मतलब इन्फाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंड्रिकल शेल। इसके पास अपने को E निकालना है। तो जो शेल है उस पर कुछ दिया होगा, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज डेंसिटी है, या लेमडा कूलम पर मीटर चार्ज डेंसिटी, जैसे भी दे दें वो। तो देखते हैं, ऐसा ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग रेडियस R का हॉलो सिलेंडर है, इसका रेडियस R है। अब मैं इसके बाहर E निकालना चाहता हूँ, इसके अंदर किसी पॉइंट पर E निकालना चाहता हूँ। अंदर तो अपन ने देख लिया 0 होता है शेल थ्योरम से, तो बाहर निकालना चाहता हूँ। तो क्या करा जाए? तो यहाँ से R रेडियल डिस्टेंस पर मुझे पॉइंट P पर क्या निकालना है? E। तो पहले तो डायरेक्शन का खुद से सोचो, वो गॉस लॉ से नहीं पता पड़ता कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो किधर जाएगा? तो इससे रिपेल होकर इधर जाएगा, ये E की डायरेक्शन आएगी, रेडियली अवे होगी। भाई इधर तो नहीं जाएगा, इधर अगर आप मानते हो कि जा सकता है तो फिर इधर भी जा सकता है। जब ऊपर जा सकता है तो नीचे क्यों नहीं? सिमेट्री है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर रेडियल डायरेक्शन में ही अवे होगा, ये हमने पहले तय कर लिया। तो हर जगह रेडियली अवे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अपन एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं। तो मैंने ऐसा एक गॉसियन सरफेस इमेजिन किया।
सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, उसका ये ऊपर वाला फेस, इसका नाम अपन ने रखा 1, ये कर्व्ड सरफेस नाम रखा 2, बॉटम का फ्लैट फेस इसका नाम रखा 3। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रेडियली अवे है ना। तो इस वाले फेस के तो वो टेंजेंशियल रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर ऐसा होगा A1 और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसी होगी। तो यहाँ पर इसके थ्रू फ्लक्स 0 हो जाना है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये एरिया वेक्टर होगा A3 और फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, बाहर है ये, स्मॉल r इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R की बात कर रहा हूँ मैं। तो टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। तो φ1 कितना होगा, तो φ1 है E इंटू A1 इंटू cos 90 डिग्री से 0। φ3 कितना है, तो φ3 भी इसी प्रकार से E इंटू वो जो एरिया वेक्टर है A3 उसका मैग्नीट्यूड लिया और एंगल 90 डिग्री होने से ये भी 0 हो गया। अब बचा φ2, तो φ2 पर चूंकि रेडियली आउटवर्ड है, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर अपन ऐसा एक एरिया एलिमेंट लेंगे, ऐसा एक अपन एरिया एलिमेंट लेंगे dA, और इस dA की डायरेक्शन भी आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग पॉजिटिव मानी जाती है, तो ये dA की डायरेक्शन ऐसी आएगी। ठीक है, तो φ2 कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेट करके लिखेंगे, इंटीग्रल E डॉट dA करके लिखेंगे। इसमें एक बात तो हमें समझ में आ रही है कि E का मैग्नीट्यूड स्मॉल r रेडियल डिस्टेंस पर कर्व्ड सरफेस के हर पॉइंट पर E का मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा सिमेट्री से, और dA का हर जगह E के साथ एंगल 0 होगा। dA और E रेडियली आउटवर्ड है, तो E बाहर और dA का इंटीग्रल करा तो सारे dA ऐड होके इसकी ये कर्व्ड सरफेस बन जाएगी। तो इसकी लेंथ हमने मान ली कि ये L है, गॉसियन सरफेस की लेंथ L है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ये आएगा E इंटू 2πRL, ये अपना आया φ2। अब टोटल फ्लक्स तो देखो φ1 0, φ2 0 एंड φ2 अपना ये आ रहा था E इंटू 2πRL, E इंटू 2πRL प्लस 0 इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड। तो ये जो सरफेस है इस पर चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस लॉन्ग सिलेंडर लेमडा कूलम पर मीटर है, तो ये लेमडा इंटू L ऐसा हो जाएगा टोटल चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस। देखो जो टोटल चार्ज होगा ना अंदर, समझ लो इसके अंदर जो चार्ज है गॉसियन सरफेस के अंदर, उसको या तो लेमडा इंटू L लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब इस लॉन्ग सिलेंडर का 1 मीटर का टुकड़ा काट लो और उस पर देखो कितना चार्ज है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। या इसका सिग्मा अगर दिया होगा तो हम लिखेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, तो चार्ज पर यूनिट एरिया तो सिग्मा है और एरिया कितना है, तो ये 2πr तो सरकमफरेंस है और L लेंथ है, तो ये 2πRL हो जाएगा।
आर कौन सा, ये वाला। तो लेमडा का सिग्मा से अगर रिलेशन देखना हो तो एल से एल कैंसिल करा, ऐसे देख सकते हैं। तो मैंने अभी अगर सिग्मा दिया होगा तो लेमडा निकाल लूँगा और लेमडा के टर्म्स में आंसर लाने की कोशिश करूँगा। तो दिस इज नेट चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो। तो ई का मैग्नीट्यूड कितना आया, एल से एल कैंसिल हो गया, 2 पाई एप्सिलॉन जीरो एल, मतलब मैं इसको 2k लेमडा अपॉन, सॉरी एल से एल कैंसिल हो गया, बचा क्या आर, 2k लेमडा अपॉन आर, ऐसा आ गया। और डायरेक्शन क्या होगी, तो अगर वेक्टर फॉर्म में आंसर देना है तो डायरेक्शन तो हमने खोजी थी, गॉस लॉ से नहीं निकाली थी, रेडियली अवे, ऐसा हो जाएगा। आर कैप लगा दिया। अब अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा नेगेटिव हो तो इसमें वैल्यू आप विथ साइन रखना, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लेमडा, नेगेटिव हो तो नेगेटिव लेमडा। नेगेटिव लेमडा होने से क्या होगा, रेडियली इनवर्ड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, उतना तो हो जाएगा। फिर बोलते हैं इसका ग्राफ बना के बताओ। तो यहाँ छोटा सा ग्राफ बना देता हूँ कि भाई ये है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ई और ये है रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस एक्सिस। तो अंदर आर डिस्टेंस तक तो ई जीरो रहेगा, शेल है ना, और फिर यहाँ सरफेस पर पहुँचते ही ये हो जाएगा 2k लेमडा अपॉन कैपिटल आर, 2k लेमडा अपॉन कैपिटल आर। तो ये अचानक से यहाँ पहुँच जाएगा, डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी एक। और उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो हम इस तरह का ग्राफ पाते हैं, अंदर जीरो, यहाँ पे नॉट डिफाइंड, और फिर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ई प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है, इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। सॉलिड सिलेंडर होता, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होती, यूनिफॉर्मली चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ ए लॉन्ग सिलेंडर। तो बाहर कितना होता ई और अंदर कितना होता ई, कैलकुलेट करते हैं। दो ही केस देखना अपने को, एक तो सिलेंडर का और एक स्फीयर का, तो अच्छे से समझो। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं लॉन्ग, यानी इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर with volumetric charge density rho coulomb per meter cube and radius r। अपने को निकालना है इसके पास E। तो देखिए बाहर के लिए तो बहुत सिंपल है, अंदर के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो ये इधर इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये इधर इन्फिनिटी तक जा रहा है, सॉलिड है ये। इसके कण कण में अंदर चार्ज बसा है, नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज मूव नहीं कर सकता, जहाँ उसको अपन ने रख दिया वो वहीं रहेगा, नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। मेटेलिक होता, कंडक्टिंग होता तो फिर तो चार्ज मूव कर सकता है, भाग जाता है एक दूसरे से रिपेल होकर, उसको बाद में देखेंगे। अभी तो नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं। इसका रेडियस ये अपनी एक्सिस हो गई,
इसका रेडियस दिया हुआ है आर है, और हम पहले कंसिडर कर रहे हैं आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर। तो जैसे अभी हमने किया था कि ये पॉइंट पी पर जो रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर पर है, यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे, एक गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसी बनेगी, तो ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगी। जिसका रेडियस आर होगा। इसके 3 फेस होंगे, एक ऊपर वाला 1, एक नीचे वाला 2 और एक ये वाला 3। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन गेस करो, ये गॉस लॉ नहीं बताएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, अवे ही होगी, तो अवे बिल्कुल ऐसी होगी या कि ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, नहीं। ऊपर अगर आप अज्यूम करते हो तो नीचे भी हो सकती है, सिमेट्री है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, तो फिर ये ई ऐसा ही होगा, रेडियली आउटवर्ड ही होगा ई। चलो ये तय हो गया। तो इस फेस से फ्लक्स 0, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आने वाली है, और इस फेस से भी फ्लक्स 0, जो भी कुछ है इस कर्ड फेस से ही आना है। इसकी लेंथ L मान लो। तो गॉस लॉ लगाया, नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो φ1 होगा E, अरे ऐसा लिख देता हूँ मैं, φ1 होगा 0। क्यों? बिकॉज E इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। इसी प्रकार से नीचे वाला φ2 ये भी होगा 0, क्योंकि E इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसा होगा A1, यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसा होगा A2, और E के परपेंडिकुलर है। अब बची बात खाली φ3 की, तो φ3 कितना होगा, तो φ3 को लिखेंगे इंटीग्रल E डॉट dA करके। एलिमेंट लेकर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट चूज़ करो, उस एलिमेंट का भी आउटवर्ड नॉर्मल E की डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है ना। तो इनके बीच में एंगल कितना है, 0। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ E इंटू DA इंटू कॉस 0। अब देखिए स्मॉल r रेडियल डिस्टेंस पर हर जगह इस सरफेस पर कोई सा भी एलिमेंट आप कंसिडर करोगे तो E का मैग्नीट्यूड तो कम से कम सेम ही आएगा सिमेट्री से। तो E को अपन बाहर निकाल लें और इंटीग्रेट करें DA को, तो हो जाएगा E इंटू एरिया। तो पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, 2πRL, जैसा अपन ने अभी किया था लास्ट वाले एग्जाम्पल में। तो हम ये लिखेंगे φ1 0, φ2 0 और φ3 कितना है, 2πRL इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड कितना है। तो देखो इसको चाहे तो अपन रो के टर्म्स में भी ला सकते हैं, चाहे तो अपन लेमडा के टर्म्स में भी ला सकते हैं। तो मैं रो के टर्म्स में ला रहा हूँ, तो अंदर चार्ज कितना होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr² L, πr² L। तो इस हिसाब से ये E इंटू 2πRL है। E का वैल्यू रो अपॉन 2, पाई से पाई कैंसिल, ए के r², L से L कैंसिल और ये R ऐसा आ रहा है। प्रोपोर्शनल टू 1/r है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियल डिस्टेंस है। अब इसको इस फॉर्म में याद करने के बजाय, और एक एप्सिलॉन नॉट भी तो है, इसको इस फॉर्म में याद करने की बजाय हम क्या करते हैं, लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेमडा के टर्म्स में याद करते हैं फार्मूले को।
तो वो कैसे? तो देखो इसी चार्ज Q को आप चाहो तो लेमडा इंटू एल ऐसा भी लिख सकते हो कि इस लॉन्ग सिलेंडर को कट करो तो 1 मीटर के टुकड़े पर कितना चार्ज होगा अंदर पूरा भरा हुआ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। तो अगर इन दोनों एक्सप्रेशन को देखें अपन तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एल से एल कैंसिल, यहाँ 2πε0 r। तो ये मुझे पसंद आया तो मैंने लिखा E = 2k लेमडा अपॉन r। ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको याद कर लिया। पर अगर वो रो देगा तो रो से लेमडा निकालना आपको अब आ गया। तो ये बाहर के पॉइंट के लिए हुआ। सरफेस पर कितना होगा? E एट सरफेस, जस्ट आउटसाइड सरफेस, एकदम सरफेस पर तो चार्ज है, जस्ट आउटसाइड सरफेस है ना, मतलब R = नियरली इक्वल टू R, ऐसा हम कह रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2k लेमडा अपॉन कैपिटल R। तो ये तो बाहर का खेल हुआ। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, याद रखना, R डिस्टेंस के बाद यहाँ 2k लेमडा बाई R वैल्यू होती है और उसके बाद ये प्रोपोर्शनल टू 1/r है, प्रोपोर्शनल टू 1/r है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है। अंदर क्या है मुझे पता नहीं, अब कैलकुलेट करता हूँ अंदर का। तो इसी के केस में अंदर का हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए, तो उस सॉलिड सिलेंडर के इनसाइड पॉइंट पर E निकालने की हम बात करते हैं। बाहर तो निकालना हमने सीख लिया। तो ये लॉन्ग, इन्फाइनाइटली लॉन्ग, यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर है जिसका रेडियस R है और पॉइंट यहाँ है स्मॉल r डिस्टेंस पर P। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? वॉल्यूमेट्रिक, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है ये, नॉन कंडक्टिंग। लॉन्ग सिलेंडर। तो इसका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो कूलम पर मीटर क्यूब है और इसकी लेंथ L के लिए अगर मैं कंसिडर करूं, अभी किया था मैं फिर से कर रहा हूं, तो उसमें जो चार्ज होगा वो होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, है ना, और चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। तो लेमडा = रो इंटू πr², ऐसा आता है। ठीक है। तो ये जो नॉन कंडक्टिंग लॉन्ग सिलेंडर है ना, इसकी डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी रो या रो कूलम पर मीटर क्यूब या लेमडा कूलम पर मीटर ऐसा दिया हुआ है। ऑब्वियसली पूरे सिलेंडर के लिए तो देंगे ना, अंदर के पॉइंट पे निकालना है आपको। पर मेरे मन में क्या चल रहा है पता है, कि मैं यहाँ अगर कोई छोटी मोटी गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो भैया यहाँ E की डायरेक्शन कैसे प्रेडिक्ट करूँगा? यहाँ पर E की डायरेक्शन कैसे प्रेडिक्ट करूँगा? गॉसियन सरफेस अगर बनाता हूँ तो E ऐसा होगा, कैसा होगा, या ऐसा गोल गोल घूमेगा, या कि रेडियली अवे होगा, मुझे नहीं पता। तो मैंने क्या करा, शेल थ्योरम पहले ही प्रूव कर रखी है। तो मैंने ये लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस स्मॉल r कंसिडर किया।
और जो चार्ज है ना वो इसके अंदर वाला काम का है। बाहर क्या है पता है? बाहर है यूनिफॉर्मली चार्ज शेल्स, और यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के अंदर किसी पॉइंट P पर उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो इसलिए पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ इस सिलेंडर ऑफ रेडियस स्मॉल r के कारण होगी, जो एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा इस अंदर वाले सिलेंडर के लिए। तो E लिखना बहुत आसान हो गया। क्या बात बोली मैंने एक बात बोली कि एट P ड्यू टू आउटर शेल्स E इज 0। तो इसको बहुत सारी शेल ऑफ रेडियस स्मॉल r टू कैपिटल R से बना हुआ मानो। बाहर बहुत सारी शेल हैं, तो उनका तो कोई कंट्रीब्यूशन आ नहीं रहा। देयरफॉर एट P इलेक्ट्रिक फील्ड is due to inside cylinder of radius small r only। तीसरी बात, P is an external point for cylinder of radius small r। तो इसके बाहर वाले एक्सटर्नल पॉइंट पर E कैसे लिखेंगे? तो E का हमने कुछ एक्सप्रेशन निकाला था, फिर से निकालो। इसी को गॉसियन सरफेस बना लो, अगर एक्सप्रेशन भूल गए तो इसी को गॉसियन सरफेस बना लो। तो हम लिखेंगे इस वाले के कारण 0, इस वाले के कारण फ्लक्स 0, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया था ना, पहले किया था अपन ने। और ये वाला कितना होगा? तो इसकी लेंथ पूरी L मान लो, तो E इंटू टू पाई RL इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो है और वॉल्यूम पाई r स्क्वायर L है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E का एक्सप्रेशन हमने निकाला था वो एक्सटर्नल पॉइंट वाला, इसके जस्ट पहले वो कितना आ रहा था? तो वो आ रहा था रो इंटू कुछ और, पर यहाँ पर आ रहा है कुछ और, क्योंकि वो एक्सटर्नल पॉइंट था और ये अब सिलेंडर का रेडियस ही बदल गया। तो ये देखिए पाई से पाई कैंसिल, 2 तो यहाँ आ जाएगा, एप्सिलॉन भी रहेगा, L भी कैंसिल, एक R भी कैंसिल, एक R बचेगा, पाई भी बचे। ये आया भैया E का एक्सप्रेशन, रो R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर मैं लेमडा इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ तो रो की जगह क्या लिखूं? रो की जगह लिखूंगा लेमडा अपॉन पाई r स्क्वायर, उसके आगे 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे और R ऊपर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को हटा के 2k लेमडा अपॉन R स्क्वायर इंटू R। और अगर डायरेक्शन बताना हो तो ये वेक्टर लगाया तो इसको भी वेक्टर लगा दो, ये वेक्टर लगाया तो इसको भी वेक्टर लगा दो, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब ग्राफ बना दो, ये R, ये कैपिटल R,
यहाँ ई, तो अंदर तो ये प्रोपोर्शनल टू आर है, स्ट्रेट लाइन आएगी। यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखा, तो ये हो जाएगी 2k लेमडा अपॉन आर। और फिर बाद में बाहर के लिए अपन ने पहले ही देख लिया था कि ये ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर होता है। बाहर तो ये 2k लेमडा अपॉन स्मॉल आर ऐसे लिखेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा। तो ये नॉन कंडक्टिंग लॉन्ग सिलेंडर के लिए इनसाइड पॉइंट के लिए हमने इतनी मेहनत करी। आर कैसा है, यहाँ दिख ही रहा है, आर लेस देन इक्वल टू आर। अरे भाई ठीक है, उसके लिए इतना सोचना पड़ा। यार 11th की और 12th की फिजिक्स में डिफरेंस समझ में आता है। 12th में कंसेप्चुअल ज़्यादा है, सोचना पड़ता है, कैलकुलेशन वाला पार्ट कम है। और 11th की फिजिक्स कैसी है, मैथमेटिकल, चाहे वो FBD बनाना हो, चाहे वो F=ma लगाना हो, चाहे वो इंटीग्रेट करना हो, चाहे वो V=U+80 और इस तरह की इक्वेशंस का यूज़ करना हो, चाहे रोटेशनल मैकेनिक्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले हों, सीधा उसमें वैल्यू डालो, आंसर क्या होगा, ये चार्ज क्या करेगा, वो चार्ज क्या करेगा, कौन सी शेल थ्योरम लगा सकता हूँ, इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती वहाँ। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स देख लो, साउंड देख लो, सब मैकेनिकल है, मैथमेटिकल है। ये इंटरेस्टिंग है, ये रियल फिजिक्स है जो हम 12th में पढ़ते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो चलिए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का केस अपन नेक्स्ट टर्न पे लेंगे और उसके बाद कुछ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के केस लेंगे और फिर कंडक्टर शुरू करेंगे। कंडक्टर काफ़ी लंबा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। थैंक यू वेरी मच।